बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 जो कि 10th में चैप्टर नंबर 10 है, तो चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसको हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में आपके पास 30% जो है वो ये कॉन्सेप्चुअल बेस की चीजें आएंगी इंशाल्लाह। तो अब बच्चों का सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है, आपको पता है कि बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लॉन्ग को भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। उसके बरअक्स अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है, एमसीक्यू जो है, उनमें बच्चे बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। अब 12 एमसीक्यू में से 5 ठीक कर रहा होता है, कुछ 6 ठीक कर रहा होता है। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स देने हैं तो आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उनको भी हमने अच्छे से समझना होगा। जब तक हमारे पास उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम एमसीक्यूज को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते। तो हम एमसीक्यू को अच्छे से टैकल करने के लिए कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमें उसको थॉरोली पढ़ना पड़ता है, ताकि जो जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं हम इनको अच्छे से सीखें। आज हम कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर हमारे पास 10 है, चैप्टर 10 है, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके हमने एमसीक्यू को हमने डील करना है। कि चैप्टर को हम गो थ्रू करेंगे, हम क्विक रिव्यू देंगे इसका, ताकि हमारे पास जो एमसीक्यू हैं, जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो चैप्टर के अंदर से बनेंगे एक्सरसाइज के अलावा, हम उनको कैसे टैकल करेंगे। हम यहाँ पे काफी सारे फीचर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को, कि कैसे हमने एमसीक्यू को टैकल करना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम तो आपको पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारे पास हर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टू फोर्थ बैक एंड फोर्थ मोशन करे, किसी खास पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे, तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम में हम देखें तो हमारे पास अब यहाँ पे जैसे कोई बॉल पड़ी हुई है, इसको जब मैं, ये इसका मीन पोजीशन है, या हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम को हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट एडिशन में पढ़ा था 9th क्लास में। तो इक्विलिब्रियम में वो पढ़ा है, मूव नहीं कर रहा, तो उसपे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0 होगा। हाँ, मतलब उसका वेट पीछे की तरफ डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और उसके जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपोजिट जो है होगा। तो हमारे पास ये बैलेंस होके, तो हमारे पास ये सस्पेंड हो जाएगा, उनका वो होगा वहां पे बाउल के अंदर पड़ा होगा। तो अब जरा गौर से देखते हैं हम कि इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फोर्थ, अब यहाँ से ये यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है, और वापसी ये फिर से मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो ऐसे मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और यहाँ से इनर्शिया इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा वापसी रेस्टोरिंग फोर्स होगी जो इसको वापस लेके आएगी। तो इस तरह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, और ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये टू एंड फ्रो मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है मैथ, मोशन ऑफ अ मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमने इन चीजों को एमसीक्यू के हवाले से हमने चीजों को टैकल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हम उनको देखते हैं। हमारे पास जो है f इक्वल टू, सबसे पहला रिलेशन है f इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, जो कि अब ये है क्या, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जितना हम उसको स्ट्रेच करते हैं या जितना हम उसको कंप्रेस करते हैं, जितना वो डिस्टेंस कवर करता है अपनी मीन पोजीशन से। तो जैसे हमारे पास ये स्प्रिंग है, अब ये यहाँ पे पड़ा था, इसके साथ कोई मैंने मैथ अटैच किया था। अब ये इसकी मेन पोजीशन है, x इक्वल टू 0 है।
मेन पोजीशन है, तो जहां से अगर मैं इसको यहां से खींच के इस पोजीशन पे लेके आऊं तो ये हमारे पास x डिस्टेंस कवर करेगा, या इसको मैं दबा के यहां पे लेके आऊं तो ये हमारे पास x डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ लिखाया हुआ है बुक पे उसने। अब यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस करनी है जो एमसीक्यू के हवाले से, तो हमने उन चीजों को देखते हैं कि हमारे पास जो f इक्वल टू के एक्स है, और मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। अगर कोई मटेरियल हमारे पास सॉफ्ट है, अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए k की वैल्यू जो है वो कम होगी, अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए k की वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। जितना कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए k की वैल्यू हमारे पास कम है, हमने कहा कि अगर कोई हार्ड है उसके लिए k की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होती है। और ये जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट वो x कवर करेगा और नेगेटिव साइन बता रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको यहां पे खींच के लेके जाऊंगा तो इसकी टुवर्ड द मीन पोजीशन फिर से आएगा, ये मीन पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अगर इसको मैं कंप्रेस करता हूं तो फिर से जब इसको छोड़ूंगा तो फिर ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा। हां, अलबत्ता जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये हमारे पास की एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। फिर हम देखेंगे कि मीन पोजीशन पे फोर्स कितनी है और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इस तरह के एमसीक्यू हमारे पास अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि F हमारे पास फोर्स है, K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और X हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं यहाँ से निकालूं स्प्रिंग कांस्टेंट K के लिए फार्मूला, तो K इक्वल टू F ओवर हमारे पास X बनेगा, F ओवर X बनेगा। ये माइनस के साइन को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। अब अगर पेपर में एमसीक्यू पूछ ले कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको मैं डबल कर दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा। अगर जो हमारे पास लिंकी है या स्प्रिंग है उसके जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने स्ट्रेच किया है नहीं या हमने कंप्रेस किया है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है, अगर मैं उस डिस्टेंस को हाफ कर दूं, मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो जो न्यू डिस्टेंस है वो 1/2 हाफ डिस्टेंस है पुराने डिस्टेंस का है। जो न्यू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पुराने डिस्प्लेसमेंट का हाफ है, तो हमारे पास उस वक्त जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। अब देखते हैं कि जो न्यू हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा इक्वल टू, उसको मैं k प्राइम कह रहा हूं, तो k प्राइम जो होगा f ओवर 1 ओवर 2x बनेगा, 1 ओवर 2x बनेगा। जब भी हम ऐसे किसी भी रिलेशन में हम चेंजिंग करेंगे तो जब न्यू चीज जो हमारे पास होगी तो उसको प्राइम से नोट कर लेंगे, वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास ओवर ये x, अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं तो दूसरी साइड पे जाके ये 2/x बन जाएगा हमारे पास। दरअसल जो 1/x है इसका मतलब 1/2x जो है ये x/2 है। जब ओवर के नीचे बड़े के नीचे एक ओवर और ओवर हो तो इसको हम इन्वर्ट करते हैं, ऊपर जाके जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनता है और जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाता है। और यहां से मैं अगर गौर से देखूं तो हमारे पास 2 f ओवर x होगा, 2 x ओवर f ओवर x, f ओवर x और k इक्वल टू हमारे पास ये k प्राइम है। और यहां से मैं देखूं तो हमारे पास जो है k प्राइम इक्वल टू 2 इनटू हमारे पास ये k बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि k बराबर है f ओवर x की। कैसे है? k बराबर f ओवर x की बजाय मैंने k पुट कर दिया, तो हमने k पुट किया है। अब हमें वैसे तो हमें पता है कि जो k है इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट जो कि स्प्रिंग ने कवर किया है मीन पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमारे पास x है। फॉर k इसकी रिवर्सली है, अगर हम k को बढ़ाएंगे x को बढ़ाएंगे तो k हमारे पास कम होगा। अब अगर यहां पे देखें ये जो हमारे पास न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है k प्राइम इक्वल टू 2 टाइम्स द
ओल्ड वन। हमने इसको बढ़ाया तो ये इसको हमने कम किया तो ये हमारे पास बढ़ेगा, क्योंकि ये इसको हमने हाफ कर दिया है। जब हमने इसको k x को हमने कम किया है तो k को बढ़ना चाहिए था, अब कितना बढ़ेगा? ये हमारे पास जो k न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स द ओल्ड वन, कि पुराने स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को फिर कंफ्यूजन होती है कि अब हमें कैसे चलेगा पता कि यहाँ पे ओल्ड जो है k ये बड़ा है या न्यू हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम जो है ये बड़ा है। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट पहले है, पहले का है हमारे पास, और ये जो k प्राइम है ये वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट को मैंने हाफ किया था। यहाँ पे हमारे पास एक जनरल रूल होता है कि उसको आप लोग याद रखें तो आपको ये बात क्लियर होगी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी हो कि x इक्वल टू कोई फैक्टर हो हमारे पास और साथ में y लिखा हो। अब फैक्टर्स हमारे पास कोई भी हो सकता है, 1 2 a b कुछ भी हो सकता है, मतलब कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें x इक्वल टू सम फैक्टर है और साथ में हमारे पास y है। अब हमें कैसे चलेगा पता कि आया कि हमारे पास x बड़ा है या फिर y बड़ा है? हम इसको सीखते हैं तो फिर आपको इस चीज को सीखने में बड़ी आसानी होगी। अगर हमारे पास ऐसे हो कि इफ फैक्टर जो है लेस देन 1 से हो, मतलब कि 1 से छोटा हो, यहाँ पे कोई फैक्टर है 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 हो, मतलब कि 1 से छोटा छोटा अगर हमारे पास फैक्टर हुआ तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो y है वो बड़ा होगा x के साथ। क्या मतलब कि जिसके साथ फैक्टर है चाहे x के साथ है या y के साथ है, अगर वो फैक्टर 1 से छोटा हुआ जिसके साथ फैक्टर है वो चीज दूसरी चीज से बड़ी होगी, जो इक्वल में दूसरी साइड में होगी। जैसे हमारे पास मैंने कहा कि अगर फैक्टर लेस देन हो 1 से तो y जो है हमारे पास x से बड़ा होगा। हमें पता है कि जिसकी तरफ मूव होता है वो चीज बड़ी होती है दूसरी की निस्बत। अब फर्क करें कि हमारे पास फैक्टर अगर होता, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फैक्टर जो है ये 2 है, 2 तो 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ा है तो ये भी हमारे पास इससे छोटा होगा। कितना छोटा हुआ? 2 टाइम्स, जितना हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उतने टाइम्स छोटा होगा। हमने क्या सीखा कि अगर x को कोई फैक्टर हमारे पास 1 2 काउंटिंग में हो या फिर हमारे पास कोई अल्फाबेट्स हो, अगर वो फैक्टर लेस देन हुआ 1 से, उसकी वैल्यू 1 से छोटी हुई, जिसके साथ फैक्टर है y है तो y हमारे पास x से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? वो जितनी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो k है के साथ 2 फैक्टर है, अब 2 फैक्टर तो हमारे पास 1 से तो बड़ा है, अब 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये k जो है इससे छोटा हुआ। अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा हुआ तो फिर ये जो वैल्यू होगी जिसके साथ ये फैक्टर है वो वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? वो जितना फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है k जो है ये छोटा है a प्राइम से। कितना छोटा है? बाय फैक्टर ऑफ 2। हमारे पास ये बाय फैक्टर ऑफ 2 ही छोटा है हमारे पास। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगा। अब अगर हमारे पास ऐसे हो कि हमारे पास अब एक जनरल इस रूल को आपने याद रखना है। अब हमारे पास अगर आपको एमसीक्यू दे दें डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम दुगना कर दें, न्यू डिस्प्लेसमेंट को हम ओल्ड का डबल कर दें, ठीक है? तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर डबल कर देते हैं तो k इक्वल टू f ओवर x, ये k प्राइम f ओवर x प्राइम वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि मैं न्यू को ये इसके साथ शो कर रहा हूं। तो अब न्यू की बजाय मैंने ये पुट करना है 2x, तो k प्राइम इक्वल टू f ओवर 2x। अब जरा यहां से गौर से देखें कि हमारे पास जो है k प्राइम 1/2 into f ओवर x है। फिर से वही बात करके कि जो k प्राइम हमारे पास है 1/2 into k है। क्यों k है? क्योंकि k इक्वल टू f ओवर x है हमारे पास। अब फिर यहां देखते हैं कि जो फैक्टर है ये 1 से छोटा है कि नहीं, 1/2 जो कि हमारे पास 0.5 होता है, 0.5 k है। तो हमारे पास जो है ये अब फैक्टर 1 से छोटा है तो ये k जो है
जो ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट है वो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट से बड़ा होगा। कितना बड़ा है? ये 0.5 टाइम्स हमारे पास बड़ा है। तो हमें वैसे भी पता है कि हम जब स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने बढ़ा दिया, हमें इस बात का तो हमें कंफर्म पता था कि जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ाएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास जो है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगी, अगर इसको कम करेंगे तो ये हमारे पास बढ़ जाएगी। तो वो बढ़ेगी कितनी? तो वो यहाँ से हमारे पास आइडिया होगा कि कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है। तो अब हमारे पास जो है न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ये छोटा है इसके इससे, तो इसका मतलब हुआ कि न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कम होगा। कब कम होगा? जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है अगर बढ़ जाए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाए तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता है। आपसे एमसीक्यू पूछता है कि अगर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, तो हमारे पास न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रह जाएगा? वो हाफ रह जाएगा। अगर आप 1/2 लिख देगा ऑप्शन में या आपको हाफ लिख देगा, तो हाफ द ओल्ड वन कह दे, जैसे देखेंगे हाफ द ओल्ड वन, तो हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। जैसे पहले हमने देखा था कि वो ट्वाइस हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया। और अगर हमारे पास एक ऐसा केस हो, तो ऐसा केस डिस्कस करें कि वो कह रहे भाई फोर्स को जो फोर्स हमारे पास है उसको डबल कर दें और स्प्रिंग कांस्टेंट x को कर दें हाफ, स्प्रिंग कांस्टेंट को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा, प्राइम होगा, इसको मैं 2f कर देता हूँ और स्प्रिंग कांस्टेंट को 1/2x करूंगा, क्योंकि हमने हाफ करना है। और हमें पता है कि ये हमारे पास बनेगा k प्राइम टू 2f मल्टीप्लाई 2 पर आएगा और x नीचे आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा f ओवर x। तो k प्राइम इक्वल टू 4 और k बनेगा, क्यों कि हमारे पास f ओवर x k के बराबर ही है। जब भी हम रिलेशनशिप की हम उसका रिलेशन चेक करेंगे कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरे पे कितना असर पड़ रहा है, तो हम इस तरह से उसकी वैल्यू पुट करके तो हम वही फॉर्मूला लेके आया करेंगे, उसकी बजाय हम उसकी एक्चुअल जो वैल्यू किसके बराबर है वो तरह कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ? अगर एमसीक्यू में पूछेगा फोर्स को डबल कर दो और डिस्प्लेसमेंट को हम हाफ कर दें, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास ये बढ़ जाएगा, ओल्ड से 4 गुना हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स टाइम को हम इसको ट्रू करेंगे। इस तरह से आप मोस्टली इसकी प्रैक्टिस करें। जब इसकी लिख के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी सारे एमसीक्यूज में वो सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इस तरह से अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट को डबल कर दे, कह दे भाई, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा, या हमारे पास फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह से आप लोगों को ये चीजें ये पूछेगा। तो इन चीजों को हमने अच्छे से याद रखना है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो सॉफ्ट मटेरियल का कम होता है और हार्ड मटेरियल का ज्यादा होता है। ये भी बड़े काम के एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चीजों को सीखते हैं कि जो इस चैप्टर में हमारे पास काफी काम की चीजें हैं। लेकिन आपने ये जो जनरल रूल है इसको आपने ये हमारे पास सोने की चिड़िया है कि हमें बताया कि किस तरह से हम इन चीजों को टैकल करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम चीजों को देखते हैं कि जैसे हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है। यहाँ से हम काफी सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा एमसीक्यू को हमने किस तरह से टैकल करना है, किस एमसीक्यू को किस तरह से टैकल करना है। ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ। हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर ये बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल पड़ी है। इस पोजीशन को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, और ये जो पोजीशन हमारे पास है ये मीन पोजीशन है। या हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन या हम बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारे पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अब होता हमारे पास क्या है कि जब हम बॉल को यहां से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते हैं, तो ये हम यहां से यहां तक हम x डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम यहां से यहां जो है ये हम x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो अब हमारे पास होता क्या है
कि ये जो हमने डिस्टेंस कवर किया है x, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये होता है, जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है, होता है, जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस कहूंगा मैं इसको, लेकिन हमारी बुक्स को क्या कह रही है, हमारी बुक्स को डिस्प्लेसमेंट ही आई कहती है इसको, हाँ डिस्प्लेसमेंट कह रही है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही कह देते हैं। अब ये हो गई मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। तो सेकंड में वो हमारे पास टॉर्क के हवाले से होती है। अब जब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो इसमें एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स कहूंगा, तो उसकी वजह से वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आएगी। अब यहाँ पे रुकेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनर्शिया इसको दोबारा से मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास मुतवातर ये मूव करते रहेगी फोर्थ एंड बैक, तो इस तरह से मूव करेगी, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और हाँ, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, तो ये हमारे पास मूव करती ही रहेगी और फ्रिक्शन की वजह से ये रुकेगी, एनर्जी डिसिपेट होगी तो ये हमारे पास रुकेगी। अब यहाँ पे देखना है कि मीन पोजीशन जो है हमारे पास, अब मीन पोजीशन जो है इस पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या कैसे बिहेव करेंगे, हम इसको देखते हैं। अब मीन पोजीशन में जब ये मूव करेगी, जब ये मीन पोजीशन में जाएगी और ये मीन पोजीशन इसकी बाहर ऐसी पोजीशन होगी कि जिस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन ही एक ऐसी पोजीशन है जिसपे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ये मीन पोजीशन पे है, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, तो वहां अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² है। यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, ये दिया था कॉर्टियस ने, उससे पहले दिया था लेबनीज ने, वो था mv² था। ये हाफ और फैक्टर है, ये बाद में कॉर्टियस ने इसमें डिफाइन किया था। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, अब हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड ही कर रही है हमारे पास वेलोसिटी पे, मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो हमारे पास मैक्सिमम होगी, तो हमारे पास मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यू आ सकता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, ये भी मैक्सिमम ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट पे मीन पे mgh में पता होती है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो हाइट है जो हम लेते हैं डिस्टेंस के बराबर ही होती है। अगर हम इसको वर्टिकल में लें तो हमारे पास क्या होगी, ये mg और यहाँ भी x होगा जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब मेन पोजीशन पे हमारे पास देखेंगे इस पोजीशन से किसी पोजीशन तक डिस्टेंस जो हमारे डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास जीरो होगा, इस पोजीशन से किसी एक पॉइंट से, जैसे मैं कहूंगा भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो तो जीरो है, तो हमारे पास जो x है वो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो mg x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो हमारे पास होती है जीरो। अगर एमसीक्यू में वो मिनिमम दे दे और जीरो दे दे तो हम जीरो को टिक करेंगे, उसको सही ऑप्शन आंसर मानेंगे। हाँ, अलबत्ता वो जीरो नहीं देता तो फिर हम मिनिमम को वहां पे टिक कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता ये मिनिमम होगा नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में अगर वो जीरो देता ही नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस को लगाएंगे, अगर नन ऑफ दिस ना हुआ तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी कि हम उसको मिनिमम की तरफ मूव ऑन करें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन की क्या सिचुएशन बनेगी। अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं अकॉर्डिंग टू बुक्स जो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास इक्वल टू माइनस जो एक्सेलरेशन है माइनस के, नहीं एक्सेलरेशन हमारे पास था माइनस, हां ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स था, माइनस ओमेगा एक्स होता है हमारे पास।
अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास जो काम की वैल्यू है कि मीन पोजीशन में चूंकि x इक्वल टू 0 है, ये मैंने लिखा हुआ है। अभी हमने बात की डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट से उसी पॉइंट तक तो 0 होगा, अगर 0 है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो क्या देखा हमारे पास कि मीन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। अगर हम इसका उलट देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे किसके वो कीमत होगा कि वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी हमारे पास, यानी 0 हो जाएगी, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अगर हम एक्सेलरेशन को, कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं, वो देखते हैं भाई एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे क्या होगा, वो देखते हैं कि वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, वो देखते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। ये बात गलत है। कैसे? क्योंकि हमने तो इस रूल को फॉलो करना है, इस फार्मूले को। हाँ, अलबत्ता अगर आप जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है अगर हम उसको देखें, जो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi ओवर t। अगर हम उससे भी देखें तो वहां से भी 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी पे, ना कि वो वेलोसिटी पे कर रहा है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी को मैं देखूं तो हमारे पास तो मैक्सिमम है, अगर मैं उसको फाइनल उसी को मैं मुझे ठीक नीचे लेना पड़ेगा, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी कि फाइनल माइनस मैक्सिमम तो 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन अलबत्ता हम इसको इसी फार्मूले से ही हम इसको टैकल करेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। और बच्चे यहां से मार करते हैं, वो एक्सेलरेशन को देखते हैं कि वेलोसिटी से रिलेट करते हैं, वो चेंज इन वेलोसिटी को नहीं देखते, जिसकी वजह से उनका एमसीक्यू रिएक्शन गलत होता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन में इनके रिलेशन क्या होंगे। at extreme पोजीशन। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, यहां पहुंचेगा ये इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ लम्हे के लिए वहां रुकेगा, रुक के हल्का सा फ्री वापस आएगा। तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर वही कंडीशन फिर से अगर वो एमसीक्यू में देता कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, वो तो 0 है, अगर वो 0 नहीं देता तो फिर हम नन ऑफ दीस को लगाएंगे। अगर नन ऑफ दीस का भी ऑप्शन नहीं है और 0 का भी नहीं है, तो हम फिर वेलोसिटी को मिनिमम मान देंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी, और मीटर पर सेकंड जिसका हमारे पास यूनिट होता है वो तो आपको पता है। अब उसके बाद इस पोजीशन पे हम इसके लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² अकॉर्डिंग टू कॉल्डिस फार्मूला। जो वेलोसिटी ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अंदाजन ये भी 0 ही हो जाएगी। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के, जो कि हमारे पास यहाँ पे h को एज ए x लेंगे, ये बात मैंने यहाँ पे की भी है यहाँ पे। तो x हमारे पास जब यहाँ पे इस पॉइंट पे x हमारे पास मैक्सिमम होगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, दूर 2 मीटर है 5 मीटर है जितना भी है, तो मैक्सिमम होगा। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम है, मास तो किसी का 0 हो ही नहीं सकता, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है जिसकी वैल्यू तो हमें बताया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम 10 भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो अब टोटली डिपेंड कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट जो x है हमारे पास। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस पॉइंट पे अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई। अब जैसे मैंने पहले कहा था, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि डिपेंड ही कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, तो एक्सेलरेशन हमारे पास भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम होगा। ये चार कंडीशन इसमें है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेलरेशन मिनिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 जूल 0 मीटर पर सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं यहाँ से कि अब जो हमारे पास टाइम पीरियड है, हम
उसके हवाले से चीजों को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई l ओवर g है। अब इसको हमें गौर से देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये है हमारे पास टाइम पीरियड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये इसका टाइम पीरियड है। ये फार्मूला है 2 पाई, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। लेंथ उस पेंडुलम की, ठीक है, जितना हमारे पास अगर इतना है 2 मीटर का है, 5 मीटर का है, 1 मीटर का, ऑलमोस्ट 1 मीटर का होता है। और ये g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटली जो वेरिएशन जो अगर लेंथ में करते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें फिर कोई फर्क पड़ेगा। और अब एक एमसीक्यू पेपर में पूछता है कि अगर हम पेंडुलम के मास को डबल करें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ से देखिए टाइम पीरियड तो डिपेंड ही हमारे पास लेंथ पे कर रहा है, उसका मास जितना मर्जी बढ़ा दे तो हमारे पास वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास वो लेंथ मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो हम उसको रिमेन कांस्टेंट लगाते हैं। और कुछ बच्चे समझते हैं शायद ये मैथ पढ़ने से ये भारी हो चुका है तो अब ये मूव कम करेगा तो इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। नहीं, बच्चे इसको नहीं सोचते क्योंकि बच्चों के ने इसके साथ टैकल नहीं किए, इस तरह से आप एमसीक्यू को टैकल नहीं किया होता तो उसको हमारे पास इंक्रीज ही समझते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगर एमसीक्यू पूछ ले कि हम लेंथ को डबल कर दें, अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, टाइम पीरियड हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर जस्ट ये पूछे कि लेंथ के बढ़ाने से हमारे पास जो सिंपल हर पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा, तो हमने क्या देखा उसके टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा कितना, अब हम देखते हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड होगा t प्राइम इक्वल टू 2 पाई l प्राइम ओवर g, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिखूंगा। और l प्राइम होगी कि लेंथ को हमने प्रीवियस का डबल कर दिया है, फिर उसी फार्मूले के मुताबिक फैक्टर वाले के जो लेंथ है ये वाली इससे बड़ी है, कितनी बड़ी है, 2 टाइम बड़ी है। तो t प्राइम हमारे पास बनेगा 2 पाई 2l ओवर g, तो ये बन गया। इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 अंडर रूट इनटू 2 पाई l ओवर g। इसको मैं जो 2 था अंडर रूट इसको मैंने जगह कर दिया, बाकी सारा मैंने वैसे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस रिलेशन के बराबर बन जाएगा। तो t प्राइम हमारे पास बनेगा 2 अंडर रूट t। 2 का जो अंडर रूट होता है हमें पता है कि वो 1.41 करीबन होता है, हमारे पास 1.42 या 41। अब जो है हमारे पास ये फैक्टर चूंकि 1 से बड़ा है तो हमारे पास ये वैल्यू इससे छोटी होगी। तो ये ऑल टाइम हमारे पास कम है और जो न्यू टाइम है हमारे पास बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1.41 टाइम्स बढ़ जाएगा। या एमसीक्यू में वो अंडर रूट 2 दे दे, अगर वो अंडर रूट 2 टाइम्स दे दे या 1.41 टाइम्स दे दे तो वो बढ़ जाएगा। इसको तीन तरह से पूछ सकता है कि लेंथ को डबल करने से टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, अंडर रूट 2 टाइम लिख दे या 1.41 या 1.42 या 1.4 लिख दे तो इतने टाइम हमारे पास ये जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो वैसे ही पता था कि टाइम पीरियड जो है टाइम है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो बढ़ेगा ही हमारे पास। ठीक है, अगर g को हम हाफ कर दें, g को हाफ तो ये 1/2 ऊपर अगर 2 अंडर रूट बन जाएगा। g को हाफ करें तो फिर भी हमारे पास 1.41 टाइम्स ही हमारे पास जो है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। या हमारे पास ये जो है 2 अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, या हम बढ़ जाएगा कह देंगे हमारे पास, क्योंकि ये टाइम जो है वो g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो जी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास इनवर्स है। तो इसको कम करने से ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाने से ये कम होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने ये सीखा। तो अब जो हमने सारी बातें की हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जैसे हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू सिस्टम, उसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू 2 पाई m ओवर k है। ये k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, m हमारे पास मास है। हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम में अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो फिर हमारे पास मास को चेंज करने से
टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। मैथ को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, वो कितना बढ़ेगा, वो उसकी जो वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंगली। और के को बढ़ाने से टाइम पीरियड हमारे पास कम होगा, या के को की वैल्यू को ज्यादा करने से टाइम पीरियड हमारे पास कम होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉफ्ट आयरन हो, अगर आप उससे कहते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन का हमारे पास स्प्रिंग है, तो अगर सॉफ्ट आयरन है तो उसका टाइम पीरियड बनिस्बत हार्ड आयरन के ज्यादा होगा या कम होगा। हमें पता है कि सॉफ्ट के लिए के की वैल्यू कम होती है, सॉफ्ट के लिए के की वैल्यू होती है कम। अगर के की वैल्यू कम होगी तो ये टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और अगर हार्ड मटेरियल होगा तो हार्ड का के की वैल्यू ज्यादा होती है, हार्ड हमारे पास मेटल होगा, आयरन हो, तो हमारे पास के की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड हमारे पास उस टाइम कम हो जाएगा। ऐसे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, चीजों को आपने सोचना है। जब चीजों को आप इस तरह से सोचेंगे तो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और यहाँ पे जो उसने कहा है कि जो सिंपल हार्ड मोशन में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है, माइनस का जो साइन बताता है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ ही होगा, ये माइनस का साइन भी बताता है। तो ये इसने यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे लिखा होगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। जैसे हमारे पास ऐसे सिंपल पेंडुलम जैसे मूव कर रहा है, जब यहाँ पे जाएगा तो एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो हमारे पास वो हमें पता है कि मीन पोजीशन पे तो एक्सेलरेशन हो ही जीरो जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा, और नेगेटिव के साइन ने बताया वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू है। उसके बाद तो हमारे पास जो वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे भी एक एम्पलीट्यूड बड़े बस होने कर भी सकते हैं कि डिफाइन को अच्छे से पढ़ें उसके एसआई यूनिट्स को। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास हर्ट्ज होता है, टाइम का हमारे पास होता है सेकंड, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 हर्ट्ज है बराबर है 1 पर सेकंड के, क्योंकि दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है दूसरे के। हमारे पास ऐसे होता है कि f इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। और अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड हो। तो f इक्वल टू 1 बाय 2 करेंगे तो 0.5 हमारे पास हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 0.5 हर्ट्ज। और आपसे पूछते हैं कि टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम का कितना होता है, वो 2 सेकंड हमारे पास होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी उसको मालूम करेंगे 0.5 हर्ट्ज बन जाएगी। तो बल्कि ये हमारे पास एक एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस तरह, तो वहां पे हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आती है वेव, जो डेमोंस्ट्रेशन है, फिर है वेव मोशन। अब वेव जब मोशन करती है तो हमारे पास एनर्जी कैरी करती है, ठीक है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। उसके बाद उसमें जो वेव्स की जो टाइप्स है वो मैकेनिकल वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, किसी खास चीज के अंदर से, मीडियम के अंदर से गुजर के वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, तो वो मीडियम के बगैर वो स्पेस में हमारे पास मूव नहीं कर सकती, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब उसने मैकेनिकल वेव्स की इसने एग्जांपल भी बताई हुई हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स वो होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए, जिनको गुजरने के लिए मीडियम की हमारे पास जरूरत नहीं होती। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये बुक पे उसने साइड इंफॉर्मेशन में लिखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या कैसे होता है कि उसने जो डायग्राम बनाई है कि इस तरह से फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ईएफ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, उसने
ऐसे कुछ का शो किया है, इसको मैं बस समझने के लिए हम इसको लेते हैं कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूँ। तो इनके दरमियान अगर मैं इसको डायग्राम की मिस्टेक है, ये हमारे पास कुछ सीधा सा होगा तकरीबन ऐसे करके। तो इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 बनेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद उसने मैकेनिकल वेव्स की जो उसने दो टाइप्स बताई हैं, वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास लिंकी में पैदा हो सकती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमारे पास होती हैं, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू भी है मेरे ध्यान में आया कि अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। देखिए अगर मैं दीवार के साथ स्प्रिंग को बंद कर दूं, ये फीफा वर्ल्ड कप में बात की, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दीवार के साथ मैं स्प्रिंग को बांधा हुआ है। अब स्प्रिंग को मैंने ऐसे मूव किया, यहां से खड़ा किया स्प्रिंग को फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे इसको मैं मूव कर रहा हूं। जब मैं मूव करवाऊंगा तो ये हमारे पास जो है स्प्रिंग को, जब मैंने इसको यहां से पकड़ के मूव करवाया तो हमारे पास जो वेव ऐसे बनेगी, ये स्प्रिंग है पर से। अब मैं इसको आगे पीछे मूव करवा रहा हूं। जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो क्या होगा कि हमारे पास वेव की जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ वेव वो भी इस तरफ है और मैं मूव भी स्प्रिंग को इसी डायरेक्शन में करवा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो है वो भी जिस तरफ वो है उसी तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो ये तो हमारे पास पैरेलल होगी कि जो मैं डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हूं वो, और जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो हमारे पास पैरेलल है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें लिखा कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल जो मीडियम के हैं, ये जो रस्सी है या स्प्रिंग है, ये पार्टिकल है, आगे पीछे मूव करे तो हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये कब पैदा होती है? जब हमारे पास जो हम फोर्स लगा रहे हैं या जो हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं वो पैरेलल हो कि उसकी मोशन के, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो क्या क्या कह सकते हैं कि इनके दरमियान अगर पैरेलल है तो एंगल भी 0 डिग्री होगा। इसके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं जो, तो उसके और जो हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव है उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसको देखें तो हमारे पास वो लोग इस तरह से उठ रहे होते हैं अक्सर फुटबॉल के मैच में। तो ये जो हमारे पास वेव पैदा होती है, ये भी हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव सी होती है। अब उसके अलावा मैं अगर देखूं ट्रांसवर्स वेव को देखूं, तो ट्रांसवर्स वेव में जो होता है हमारे पास, अब क्या है, मैं रस्सी को दीवार के साथ बांधता हूं। पहले तो मैं स्प्रिंग को ऐसे ऐसे मूव करवा रहा था आगे पीछे। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, रस्सी को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन से, और जो हमारे पास ऐसे में मूव करूंगा ऊपर नीचे इसको पकड़ के रस्सी को, ये रस्सी हमारे पास जा रही है, जब इसको मैंने पकड़ के मूव करवाया तो जो इसमें वेव बनेगी वो ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से बनेगी वेव हमारे पास। अब वेव की जो प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में है और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो इसको हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव पैदा होगी। और ट्रांसवर्स वेव जो है पैदा होगी तो अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, हमारी डिस्टरबेंस है जो प्रोपगेशन ऑफ वेव के, उसके हमारे पास परपेंडिकुलर है। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री बनेगा। और इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो बन रही है इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं या मीन पोजीशन बोलते हैं। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और तो जो मेन पोर्शन से जो अपर पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रफ बोलते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम उम्मीद है कि आपको ट्रांसवर्स वेव की भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से लगी होगी और आपको अच्छे से समझाई होगी। और जब हमारे पास वेव, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहा कि मैं स्प्रिंग को पुश करूंगा, धक्का दूंगा, उसको आगे पीछे को मूव करवाऊंगा, स्ट्रेच करूंगा या कंप्रेस करूंगा। अब उसमें कुछ ऐसे होगा स्प्रिंग में, और किसी जगह पे वो बड़े नजदीक होगा ऐसे। तो हमारे पास जो स्प्रिंग है
अब ये जो हमारे पास उसकी जो बल खा रहे हैं, जो हमारे पास स्थिति है, जो उसके मूवमेंट है, ये जहाँ पे दूर होती है उसको हम बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। रियर फ्रैक्शन। और जब इसकी मॉलिक्यूल पार्ट के नजदीक होते हैं हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये भी हमारे पास एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसको आप डिफाइन नहीं पड़ेगा तो आप इसको डिटेल में देख लेंगे। ये हमारे पास कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन है। उसके बाद उसने साइड इंफॉर्मेशन उसने बड़ी प्यारी लिखी है, इसको समझना है आपने अच्छे से कि ये रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का कांसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हुआ। तो अब ये भी हमने देख लिया इसको। अब हम देखते हैं कि जो साइड इंफॉर्मेशन उसने लिखी है वो हमारे पास कह रहा है कि longitudinal waves move faster through solids than through gases or liquid। क्या कहा उसने? जो longitudinal waves वो वेव जो हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूव करवाने से जो पैदा होती हैं, जो पैरेलल होती हैं हमारे पास। तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो फास्ट मूव करती हैं सॉलिड में बनिस्बत गैसेस और लिक्विड के, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद उसने कहा कि ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पीड। जो ट्रांसवर्स वेव मूव करती हैं एट अ स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसने कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में जो मूव करती है, जितनी स्पीड उसकी सॉलिड में होती है वो गैसेस और लिक्विड की स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स को अगर हम देखें तो वो हाफ स्पीड से मूव करेगी सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। अगर जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमारे पास सॉलिड के अंदर तो जो ट्रांसवर्स है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगी, उसकी हाफ होगा। फिर उसने कहा कि इट इज बिकॉज, इसकी वजह क्या है कि द रेस्टोरिंग फोर्स exerted during this up and down motion of particle। हमें पता है कि ट्रांसवर्स में हम अप एंड डाउन मोशन कर रहे होते हैं, उसके दौरान जो रेस्टोरिंग फोर्स है of the medium is less than that of restoring force exerted by a back and forth motion of a particle of the medium in the case of longitudinal motion, longitudinal waves। बात क्या हुई उसने कहा कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स की बनिस्बत सॉलिड में 2 टाइम्स वो फास्टर मूव करती हैं। होता क्यों है? उसमें जब हम अप एंड डाउन मोशन कर रहे होते हैं ट्रांसवर्स में मोशन में, उस वक्त जो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो कम होती है, 2 टाइम्स कम होती है, जिससे रेस्टोरिंग फोर्स जो हम बैक और फोर्थ मोशन करवा रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, वो जो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो 2 टाइम्स ज्यादा होती है इस रेस्टोरिंग फोर्स की बनिस्बत। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो 2 टाइम्स फास्टर मूव करती हैं सॉलिड्स के अंदर बनिस्बत ट्रांसवर्स वेव से। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स वेव को उसने बताया कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो परपेंडिकुलर होती है, इसके आपने एग्जांपल को पीछे से देखना है। फिर हमारे पास रिलेशन आता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। जो रिलेशन है ये हमारे पास बड़ा मशहूर रिलेशन है कि v f लैम्डा। v f लैम्डा। यहाँ पे v जो है हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ये हमारे पास वेवलेंथ है। जो हमारे पास कोई वेव मूव कर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है? आपने डिफाइन हर चीज पढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी की डिफाइन पढ़ी है, वेवलेंथ की पढ़ी है, और स्पीड जो 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें कि जो हमारे पास दरअसल जो वेलोसिटी है या स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ की भी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की भी है। यहाँ से हम दो चीजें सीखते हैं कि हमारे पास जो जो चीजें आपस में एक ही साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो आपस में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कैसे? देखिए जरा गौर से देखें। और जो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा v ओवर लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है, वेलोसिटी का वही स्पीड का मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज जिसको पर सेकंड भी हम बोल सकते हैं। देखें कि फ्रीक्वेंसी और इसके दरमियान हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। हाँ, अलबत्ता कभी ऐसा हो कि कोई वेव मूव कर रही है जिसकी वेवलेंथ कम हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और ये दोनों चीजें वेव के लेंथ के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है। अगर वो आपको कोई कह दे कि हमारे पास वेवलेंथ कोई वेव है उसकी वेवलेंथ जो कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी या उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और वेवलेंथ बढ़ाने से स्पीड बढ़ाने से वेवलेंथ बढ़ेगी या वेवलेंथ से स्पीड बढ़ेगी, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन का भी बन सकते हैं। अब कह दें कि अगर आप जो वेवलेंथ को डबल करें तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाफ हो जाएगी। अगर वेवलेंथ को हाफ करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ट्वाइस हो जाएगी। कैसे होगी कि v f इक्वल टू v ओवर लैम्डा बाय 2 है, तो f इक्वल टू v ओवर लैम्डा इनटू 2 है। तो हमारे पास जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स द ओल्ड वन। फिर वही जो मैंने देखा था कि अगर हमारे पास x इक्वल टू सम फैक्टर और y हो तो वही हमारे पास रिलेशन बन जाएगा कि ये हमारे पास जो है न्यू फ्रीक्वेंसी ओल्ड फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाएगी, ये हमारे पास 2 टाइम्स से बढ़ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी साइड इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि लिखा है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर मोर एनर्जी पर सेकंड देन टू जनरेट अ लो फ्रीक्वेंसी वेव। मतलब पहली बात कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी हाई के लिए हमारे पास जो है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वेव जनरेट करने के लिए हमारे पास ज्यादा एनर्जी भी चाहिए। और इसलिए जो कम एनर्जी होगी तो हमारे पास जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। Thus a high frequency wave carries more energy than a low frequency wave। तो हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जो वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जाती है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बाकी आपने स्टार्टिंग से इसको अच्छे से पढ़ना है, जहां से ना समझे तो आप पूछ सकते हैं। फिर रिपल टैंक है, इसका उसने लिखा है कि क्यों हम करते हैं कि वाटर वेव जो है उसको हम स्टडी करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ वेव को देखेंगे, डिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। ये डिफाइन तो है बस, लेकिन ये एमसीक्यू जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और ये शॉर्ट भी पेपर में आती हैं। उसके बाद